जय हिंद। आज से हम लोग एस.के. झा सर के बुक के बायोलॉजी को स्टार्ट करेंगे। अब तक हम लोगों ने फिजिक्स को स्टडी कर रहे थे। अगर उसका वीडियो अब तक नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। ये बुक जो है ये सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक हैं। ये सभी एग्ज़ामों का इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों दिया हुआ है जिसमें से हम लोगों ने फिजिक्स को कवर कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग आज से बायोलॉजी को कवर करेंगे। इसकी बायोलॉजी ख़त्म होने के बाद केमिस्ट्री को हम लोग कवर करेंगे। तो वीडियो में अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। एक नंबर है वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है। वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है, तो इसका मूल इकाई जो है वह नस्ल है। 2 नंबर है निम्नलिखित को एक उचित अनुक्रम में व्यवस्थित करें। इनमें से जो उचित अनुक्रम में व्यवस्थित करना है, तो ये हो जाएगा, पहले हो जाएगा उत्परिवर्तन, इसके बाद जन्मात्मक विलंघन, प्राकृतिक चयन, इसके बाद हो जाएगा विकास। यानी कि इसमें जो उचित व्यतक्रम में ही इसको दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 3 नंबर है जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरियन का सिद्धांत किससे संबंधित है। जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरियन का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो ये रासायनिक विकास से संबंधित है। आगे जंतु विज्ञान की किस शाखा के मानव जाति के समाजशास्त्र का अध्ययन से गहरा संबंध है। जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है, किससे है, तो ये एंथ्रोपोलॉजी से। 5 नंबर है निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। तो ये किस नाम से जाना जाता है, तो ये भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। आगे पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं ये, तो ये कहलाते हैं फाइटोपैथोलॉजी कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 7 नंबर है जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो इसमें किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो ये एडोफोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। 8 नंबर है निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सा शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित हैं। तो किससे संबंधित हैं, तो ये एंड्रोलॉजी से संबंधित हैं, एंड्रोलॉजी से। 9 नंबर है जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है। जंतु विज्ञान जो है ये किसका अध्ययन है, तो ये जानवरों का अध्ययन है। 10 नंबर है विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसको क्या कहा जाता है। विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसको क्या कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 11 नंबर है तत्वों और मानव जैसे प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन है। आदि किसका व्यवहार का अध्ययन है, तो ये प्राइमोटोलॉजी से संबंधित है। 12 नंबर निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है। निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है, तो कौन से हैं, तो ये हेप्टोलॉजी से संबंधित है। 13 नंबर है जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, तो ये करते हैं वर्गीकरण विज्ञान कहा जाता है। 14 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है। निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है, तो कौन सा है, तो ये अर्कनोलॉजी है। 15 नंबर है सैरोलॉजी खाली जगह का अध्ययन है। सैरोलॉजी किसका अध्ययन होता है, तो ये छिपकली का अध्ययन है। आगे है खाली जगह लिखित दस्तावेज हैं जो एक मानव विज्ञान संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है, तो किसका है, तो ये है एंथोनोग्राफी है। 17 नंबर पंछियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। पंछियों का अध्ययन क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है
ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 18 नंबर है हीमेटोलॉजी का अध्ययन खाली जगह से संबंधित है। हीमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? तो ये रक्त इन ब्लड से संबंधित है। 19 नंबर है मार्फोलॉजी क्या है? मार्फोलॉजी क्या होता है? तो ये जीव की प्रकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 20 नंबर है प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है जीवाश्म विज्ञान यानी पॉलिओटोलॉजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 21 नंबर है पॉलिटोलॉजी खाली जगह के अध्ययन से संबंधित है। पॉलिटोलॉजी किससे संबंधित का अध्ययन है? तो ये जीवाश्मों का अध्ययन है। पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये पौधों का अध्ययन किया जाता है। 23 नंबर है और ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? ओरेनेलियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ये सपनों का अध्ययन होता है। टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन होता है? तो ये जहर का अध्ययन होता है। 25 नंबर है सेरीकल्चर किससे संबंधित है? सेरीकल्चर किससे संबंधित होते हैं? तो रेशम के कीड़ों का पालन होता है। आगे टॉक्सोनोमी मूल रूप से खाली जगह से संबंधित है। टॉक्सोनोमी मूल रूप से किससे संबंधित होता है? तो ये जैव विविधता से संबंधित है। 27 नंबर है कवक विज्ञान है। कवक विज्ञान क्या होता है? ये कुकुरमुत्ता का अध्ययन होता है। 28 नंबर है माइकोलॉजी खाली जगह के अध्ययन से संबंधित है। माइकोलॉजी खाली जगह के अध्ययन से संबंधित है। किससे? तो ये कवक का अध्ययन होता है। 29 नंबर है बायोसिस्टमेटिक्स का उद्देश्य क्या है? बायोसिस्टमेटिक्स का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण करना। इसका राइट कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा डी नंबर। 30 नंबर है विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये ऊतक विज्ञान कहलाता है। 31 नंबर है फूलों के अध्ययन को कहते हैं। फूलों का अध्ययन क्या कहते हैं? तो ये एंथोलॉजी कहा जाता है। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये इकोलॉजी कहा जाता है। आगे सूची 1 सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका कौन सा हो जाएगा? पंछी का अध्ययन क्या कहलाता है? पंछी का अध्ययन ऑर्थोनोलॉजी कहा जाता है। इसका एक ए नंबर का 3 नंबर हो जाएगा। वंशानुगति का क्या हो जाएगा? वंशागति का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जेनेटिक्स। पर्यावरण का अध्ययन किसको कहलाता है? ये इकोलॉजी। और जीवाश्मों का अध्ययन बायोलॉजी कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ये बी हो जाएगा। 34 नंबर है निम्नलिखित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? निम्नलिखित विषयों में कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? कौन सा है? तो ये जनांकिकी है। आगे जंतु विज्ञान अध्ययन कराता है। जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी किसका अध्ययन कराता है? तो ये जीवित व मृत जानवरों दोनों का अध्ययन कराता है। 36 नंबर है जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? बायोनिक्स कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे पोलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो किसका अध्ययन होता है इसमें? तो इसमें होते हैं इनमें से कोई नहीं। पोलियो वनस्पति के अंदर ना तो जंतु जीवाश्म का, ना तो शैवाल, ना फफूंद का अध्ययन होता है। आगे निम्नलिखित युग्मों में कौन सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? एपीकल्चर शहद की मक्खी की ये सम्मिलित है। सेरीकल्चर सिल्क वर्म से संबंधित है।
पीसी कल्चर, लाख खेड़ा, सिल्क कल्चर ये से संबंधित नहीं है। हॉर्टिकल्चर है फूलों का से संबंधित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे, जेरोंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसका अध्ययन से संबंधित है? किसका अध्ययन से संबंधित है? तो ये वृद्ध यानी बूढ़ों का अध्ययन कहलाता है। लेक्सिकोग्राफी का संबंध है। लेक्सिकोग्राफी किससे संबंधित है? तो ये है शब्दकोश के संयोजन से संबंधित है। 41 नंबर है, सब्जियों के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को कहते हैं। सब्जियों के लिए काम आने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओरिलीकल्चर कहलाता है। आगे, रेशम के कीट पालन को कहते हैं। रेशम के कीट पालन को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं सेरीकल्चर कहते हैं। 43 नंबर है, मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है किसमें? एपीकल्चर में किया जाता है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो ये फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर कहलाता है, फसलों की खेती एग्रोनॉमी कहलाता है, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर ये इससे संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 45 नंबर है, विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादित होता है? विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादित होता है? तो कौन सा होता है? तो ये विटीकल्चर में अंगूर का उत्पादन होता है। आगे, कीट संवर्धन क्या है? कीट संवर्धन क्या होता है? कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान होता है। 47 नंबर है, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म क्या होता है? अर्थवर्म होता है, अर्थवर्म। 48 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सम्मिलित है? तो इसमें से कौन सा जोड़ी सम्मिलित है? तो ये लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश संकलन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? जेनेटिक्स किसका अध्ययन होता है? ये आनुवंशिकता का विवरण होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 50 नंबर है, वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को कहते हैं। वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? जेरोंटोलॉजी कहते हैं। जीर्ण यानी वृद्ध होने की प्रक्रिया को अध्ययन को कहते हैं। तो इसका अध्ययन क्या कहता है? यानी वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं जेरोंटोलॉजी कहा जाता है। 52 नंबर है, फिलाटेलिस्ट क्या करता है? फिलाटेलिस्ट क्या करता है? तो ये डाक टिकट जमा करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। निम्न में वेमेल को ज्ञात कीजिए। इनमें जो वेमेल यानी जोड़ा जो नहीं है उससे ज्ञात कौन सा है उसको बताना है। तो ये साइकोलॉजी बाकी जो है फिजियोलॉजी पैथोलॉजी ये एक अध्ययन होता है, जबकि साइकोलॉजी क्या होता है? एक मनोवैज्ञानिक होता है। 54 नंबर है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु व पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? तो यह क्या कहलाता है? तो जंतु विज्ञान कहलाता है। भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसे कहते हैं? तो ये रामदेव मिश्रा को कहा जाता है। आगे, पोडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। किसका? तो ये मिट्टी से संबंधित है। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? अस्थियों के अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ये ऑस्टियोलॉजी से संबंधित है। आगे, हिस्टोरिया प्लेटियम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक का लेखक कौन है? ये है थियोफ्रेटस है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। एस्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो ये बीजों का अध्ययन होता है। आगे, पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये भूमि का अध्ययन किया जाता है। टीकाकरण के जनक कौन है? तो एडवर्ड जनरल हैं। आगे, जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? तो लुएनहॉक हैं। आधुनिक वर्गीकरण के पिता कौन है? केरोलस
कैरोलस लिनियस हैं। 64 नंबर है, लिनियस ने जीवधारियों को कितने भागों में बांटा है। लिनियस ने जीवधारियों को कितने भागों में बांटा है, तो ये 2 भागों में। क्वेटकर ने जीवधारियों को कितने भागों में वर्गीकृत किया है, तो कितने भागों में, ये 5 भागों में किया है। आगे कैरोलस लिनियस ने जीवों की द्विनाम पद्धति को कब प्रचलित किया, तो कब प्रचलित किया था ये, तो 1753 ईस्वी में। 1753 ईस्वी में। जीव विज्ञान के जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं, कौन जाने जाते हैं, तो ये अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। आगे परागकणों का अध्ययन कहलाता है। परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये पोलिनोलॉजी कहा जाता है। आगे सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है, सर्पोटोलॉजी कहलाता है। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। आगे भारतीय जीवाश्म विज्ञान के जनक किसे कहते हैं। भारतीय जीवाश्म विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, तो बीरबल साहनी को कहा जाता है। आगे मानव विकास के अध्ययन यह इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित हैं, क्योंकि निम्न में से खाली जगह में विकसित हुए हैं, तो किसमें, तो ये अफ्रीका में। आगे लार में मौजूद निम्न में से कौन सा एंजाइम स्टार्च के जटिल अणु को तरल शर्करा अणुओं में विघटित करता है, तो कौन करता है, तो ये लार इमाइलेज। अब हम लोग दूसरा यूनिट यानी कोशिका सेल को अध्ययन करेंगे। अगर वीडियो आपके काम का है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे 1 नंबर है, कोशिका जीव के संदर्भ में सही कथन चुनिए। कोशिका जीवों के संदर्भ में सही कथन कौन सा है इसमें, तो ये एक कोशिक जीव श्वास लेते हैं और जनन करते हैं, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। 2 नंबर है, अधिकांश कोशिका को लेंस की सहायता से बिना नहीं देखा जा सकता, क्योंकि कोशिका सूक्ष्मदर्शी होते हैं। कोशिका जो है वो सूक्ष्मदर्शी होते हैं, यानी कि छोटे छोटे होते हैं, जो नंगे आंखों से नहीं देखा जा सकता। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द केंद्रक का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो केंद्रक का भाग नहीं है, तो ये कौन सा है, तो राइबोसोम है। आगे कोशिका के विभिन्न घटकों के लिए उपयुक्त शब्द हैं। कोशिका के विभिन्न घटकों के लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोशिका अंगक। कोशिकाओं के भीतर पाए जाने वाले जेली जैसे पदार्थ को कहते हैं। कोशिकाओं के भीतर पाए जाने वाले जेली जैसे पदार्थ को क्या कहते हैं, ये कहते हैं कोशिका द्रव्य कहते हैं। 6 नंबर में कोशिकाओं की लंबाई चौड़ाई यानी कि आकार को व्यक्त करने के लिए मापने का यूनिट होता है। कोशिकाओं की लंबाई चौड़ाई यानी आकार को व्यक्त करने के लिए मापने का यूनिट क्या होता है, तो ये होता है माइक्रोमीटर होता है। 7 नंबर है, कोशिका झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि वह तो वह क्या कर सकता है, कोशिकाओं में प्रवेश करने वाले एक बाहर जाने वाले पदार्थ को नियंत्रण करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 8 नंबर है, नीचे सूचीबद्ध किए गए कोशिका के भाग में से उस भाग का नाम बताइए जो पादप कोशिका प्रणाली, कोशिका और जीवाणु कोशिका तीनों में पाया जाता है, तो कौन सा है वो, तो वह है कोशिका झिल्ली। 9 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका नहीं है। इनमें से कौन सा कोशिका नहीं है, तो यह है विषाणु है। 10 नंबर है, कोपल कोशिका में नहीं होता है खाली जगह। क्या नहीं होता है, लवक नहीं होता है। इनमें से कौन सा कार्य राइबोसोम का नहीं है, तो यह हार्मोन के निर्माण में सहायता करता है, इसका कार्य नहीं होता है, और यह मंड स्टार्च अणुओं के निर्माण में सहायता करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 12 नंबर है, कौन सा कोशिका
अंगक कोशिका के अंदर विषैली पदार्थ को अवशोषित ड्रग्स के अवशेष रहित करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो कौन से हैं? तो वहीं चिकनी आर्द्र द्रवी जालिका, चिकनी आर्द्र द्रवी जालिका, इसका राइट आंसर है सी नंबर। कोशिका झिल्ली निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटोनों एवं लिपिड का उत्पादन निम्नलिखित द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? तो ये रुक्ष आंध्रद्रवी जालिका के द्वारा, रुक्ष आंध्रद्रवी जालिका के द्वारा, इसका राइट आंसर है ए नंबर। 14 नंबर है कोशिका अंगक जो सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलने में शामिल है। कोशिका अंगक जो सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलने में शामिल है, तो वो कौन सा है? तो यह ग्लाइजी उपकरण, ग्लाइजी उपकरण है। 15 नंबर है सिल्वर नाइट्रेट का घोल किसी एक के अध्ययन में इस्तेमाल होता है। सिल्वर नाइट्रेट का घोल किसी एक के अध्ययन में इस्तेमाल होता है, किस में होता है? तो ये ग्लाइजी उपकरण में, ग्लाइजी उपकरण में होता है। 6 नंबर है प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिखने वाले एकमात्र कोशिका अंगक हैं। तो ये क्या होते हैं? तो ये राइबोसोम होते हैं। वह अंगक जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, वह अंगक जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होते थे, तो वो क्या होते हैं? राइबोसोम में नहीं होते हैं। 18 नंबर है निम्नलिखित में से किसके चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण होता है? निम्नलिखित में से किसके चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण होता है? तो किसमें? तो ये रसधानी में होते हैं। निम्नलिखित चित्र में दिखाए गए कोशिका पादप में कहाँ पाई जाती है? यानी सेल, काइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, वैक्यूलस। तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं? यहाँ पर दिया हुआ है सेल वॉल, कोशिका भित्ति, साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य, और केंद्रक या रसधानी, इसमें कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये जड़ों में पाए जाते हैं। आगे कोशिका झिल्ली निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटोनों एवं लिपिड का उत्पादन निम्नलिखित द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो रुक्ष आर्द्र द्रवी जालिका के द्वारा, रुद्र आर्द्र द्रवी जालिका के द्वारा किया जाता है। आगे प्रोकैरियोटिक का अपरिभाषित केंद्रक क्षेत्र कहलाता है। प्रोकैरियोटिक का अपरिभाषित केंद्रक क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? ये केंद्र काब कहलाता है, केंद्र काब। सिल्वर नाइट्रेट का घोल किसी एक के अध्ययन में इस्तेमाल होता है। सिल्वर नाइट्रेट का घोल किसी एक के अध्ययन में इस्तेमाल होता है, किसके? तो ये ग्लाइजी उपकरण में होता है। 23 नंबर है कोशिका अंगक जो सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलने में शामिल है। कोशिका अंगक जो सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलने में शामिल है, तो वो क्या है? तो ये अंतद्रवी जालिका है। 24 नंबर है केंद्रक के अलावा यह अंगक जिसमें DNA होता है। केंद्रक के अलावा यह अंगक जिसमें DNA होता है, किसमें होता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। 25 नंबर है निम्नलिखित कथनों में से विसंगत कथन को चुनिए। निम्नलिखित कथनों में से विसंगत कथन को चुनिए। ये कौन सा हो जाएगा? पादप में कोशिका झिल्ली में काइटिन शर्करा होती है। पादप कोशिका झिल्ली में काइटिन शर्करा होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे कौन सा कोशिका अंगक कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ एवं अशुद्धि को अवशेष रहित करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं? तो कौन सा है? तो ये ग्लाइजी उपकरण, ये है ग्लाइजी उपकरण। 27 नंबर है कोशिका में लिपिड अणुओं को निम्न के द्वारा संश्लेषित किया जाता है। किसके द्वारा? तो चिकनी अंतर्द्रवी जालिका के द्वारा, चिकनी अंतर्द्रवी जालिका के द्वारा। 28 नंबर है नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका से होने की बात किसने बताई? नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका से होने की बात किसने बताई? तो ये विर्चो ने बताई है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो इनमें से हैं चार ऑप्शन दिए हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होते हैं, तो ये क्वेश्चन गलत है। तो इसका 29 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 30 नंबर है इन ए सेल वेयर डज द प्रोसेस ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज ए 6 कार्बन मोलिक्यूल टू
पायरुवेट A3 कार्बन मोलिक्यूल टेक प्लेस। तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म हो जाएगा। 31 नंबर है, इनमें से किसका संबंध अंतर्द्रव्यी जालिका से नहीं है। इनमें से किसका संबंध अंतर्द्रव्यी जालिका से नहीं है। तो यह ऊर्जा उत्पादन का स्थल हो सकती है, यह ऊर्जा उत्पादन का स्थल हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 32 नंबर है, प्रोक्रिएटिक कोशिका में दिखने वाले एकमात्र कोशिका अंगक हैं। प्रोक्रिएटिक कोशिका में दिखने वाले एकमात्र कोशिका अंगक क्या होता है, तो ये राइबोसोम होते हैं। 33 नंबर में, प्रासरण के कुछ परिभाषाएं नीचे दी गई है, इन्हें सावधानी से पढ़िए और सही परिभाषा चुनिए। इनमें से सही परिभाषा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा अर्धपरागमय झिल्ली से होकर जल के अणुओं का अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जाना। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। 34 नंबर में, पादप कोशिका में जीवद्रव्य संकुचन को इस तरह परिभाषित किया जाता है। तो किससे, तो ये अल्पप्रासरी माध्यम में कोशिका द्रव्य का सिकुड़ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। मानव के ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण पायरुवेट अम्ल किस कोशिकांग के भीतर लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। तो किस में बदल जाता है, तो ये कोशिका द्रव्य में। आगे संकुचनशील प्रोटीन पाई जाती है। संकुचनशील प्रोटीन किस में पाई जाती है, तो ये पेशियों में। गलत वाक्य चुनिए, इनमें से गलत वाक्य कौन सा है, तो ये हो जाएगा मोनरा जगत के जीवों में सुपुष्ट केंद्रक होते हैं। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। 38 नंबर है, किसी जीव के विशेषक पर किसका प्रभाव पड़ता है। किसी जीव के विशेषक पर किसका प्रभाव पड़ता है, तो ये मृतक और प्रेतक दोनों के DNA का। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे है, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है, तो ये अंतःप्राद्रवी जालिका होता है। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है, तो ये राइबोसोम को कहा जाता है। 41 नंबर है, निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ये कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ये है अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिमाणी कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 42 नंबर है, किस कोशिकांग के अर्गनेल को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। किस कोशिकांग अर्गनेल को कोशिका का मास्टर कहा जाता है, किसको कहा जाता है, तो ये नाभिक को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाए जाने वाले अणु हैं, तो ये कौन सा है, तो ये है जल। 44 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। इनमें से कौन सा कथन सही है, तो ये विषाणु सम एकल तंतु RNA अणु से बने होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में DNA होता है, तो किस में होता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। 46 नंबर है, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है, तो किस प्रकार का होता है, तो ये केवल समसूत्रण से। आगे, साधारण मानव के गुणसूत्र होते हैं। साधारण मानव के गुणसूत्र कितने होते हैं, ये 46 होते हैं। 46 यानी 23 जोड़े 46, टोटल 46 होते हैं। आगे जीवों की अत्यधिक विविधता का कारण है। जीवों की अत्यधिक विविधता का कारण क्या है, तो ये उत्परिवर्तन है। निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। इनमें से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं, तो इसमें छिपकली में। जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होते हैं। जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होते हैं, तो ये सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति अनुपस्थित होते हैं। 51 नंबर है, निम्न में से किस कोशिकांग का
को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? तो किसको? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। पौधों में पाए जाने वाले नीला, बैंगनी या लाल फ्लोवोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये एंथ्रोसायनिन के कारण होते हैं। 53 नंबर है प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है प्रोटीन से और लिपिड से, ये दोनों से बनी होती है। आगे प्राकृमित कोशिका मृत्यु कोशिका और आणविक नियंत्रण को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ये एपाप्सिस कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 55 नंबर है कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये रॉबर्ट हुक ने किया था। 56 नंबर है जीव द्रव्य के सूखे भाग में पाए जाने वाले सर्वाधिक तत्व कौन से हैं? जीव द्रव्य के सूखे भाग में पाए जाने वाले सर्वाधिक तत्व कौन से होते हैं? तो ये प्रोटीन होते हैं। तारककाय की खोज किसने की? तारककाय की खोज किसने किया है? तो ये बोवेरी ने किया है। आगे हैं सर्वप्रथम जंतु कोशिका में राइबोसोम को किसने देखा था? सर्वप्रथम जंतु कोशिका में राइबोसोम को किसने देखा था? तो ये किसने देखा था? तो ये देखा है G.E. प्लेडे ने देखा था। मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल किसे कहते हैं? मैनेजर ऑफ ट्रैफिक सिग्नल किसे कहते हैं? तो ये ग्लाइजिकाय को कहते हैं। आगे अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज किसने की थी? अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज किसने की है? तो K.R. पोर्टर ने की है। आगे कोशिका का ऊर्जागृह कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया नाम सर्वप्रथम किसने दिया? कोशिका का ऊर्जागृह कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सर्वप्रथम किसने दिया? तो ये दिया है सी वेंडा ने। 65 में समसूत्री विभाजन किसमें होता है? समसूत्री विभाजन किसमें होता है? तो ये कायिक कोशिका में होते हैं। 63 नंबर है कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो ये क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की? तो की है नॉल तथा रास्का ने की है। आगे यदि माइटोकॉन्ड्रिया का काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा काम नहीं होगा? तो क्या नहीं होगा? तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। आगे फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार से आकर्षक रंग प्रदान करता है। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान कौन करता है? तो ये पर करता है क्रोमोप्लास्ट करता है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्राहकार की तरह कार्य करती है? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्राहकार की तरह कार्य करता है? तो कौन करता है? ये लाइसोसोम करता है। आगे किसी कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है। किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? तो किसको? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्राकेंद्रिकियों में मौजूद नहीं होता है? तो कौन होते हैं? तो केंद्रक झिल्ली। 70 नंबर है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होने वाले अनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होने वाले अनुवांशिक पदार्थ कौन सा होता है? तो ये होते हैं डीएनए होते हैं।
आगे निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, इनमें से कौन सा कथन सही है, तो यह है प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट जीन होते हैं, प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट जीन होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 72 नंबर है प्राकेंद्रिकी कोशिका की कुछ विशेषताओं के उल्लेखनीय नीचे दिए गए हैं, दिए गए विकल्प में से गलत विकल्प को चयन करना है। तो ये गलत विकल्प कौन है, तो ये है झिल्ली बंद कोशिकाओं की मौजूदगी, झिल्ली बंद कोशिकांगों की मौजूदगी, ये हो जाएगा राइट आंसर। 73 में जीनों के कुछ लक्षण का उल्लेख नीचे दिए गया है, कौन सा विकल्प जीनों के गलत लक्षण को दर्शाता है, तो कौन सा है, तो ये इनमें से कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये हो जाएगा राइट आंसर। 74 नंबर है पादप कोशिका में मौजूद खाली जगह की मात्रा संचलन को सुगम बनाने के लिए कोशिकाओं की संरचना में परिवर्तन कर देती है, तो यह किसकी, तो यह होगा जल की मात्रा संचलन को सुगम बनाने के लिए। आगे स्लाइडेन और श्वासन द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू नहीं होता है, तो किन जीवों पर, तो ये विषाणुओं पर। 76 नंबर है एटीपी को एटीपी अणुओं से भंडारित और स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो कौन सा खनिज, ये फास्फोरस। अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिका के अंदर कहाँ संचित किया जाता है, अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिका के अंदर कहाँ संचित किया जाता है, तो ये रसधानी में किया जाता है। आगे माइटोकॉन्ड्रिया को विलक्षण कोशिकांगों क्यों माना जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के विलक्षण कोशिकांग क्यों माना जाता है, तो ये क्योंकि इसमें राइबोसोम और डीएनए होते हैं, आगे उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा कोशिका झिल्ली के आर पार गैसीय विनिमय होते हैं, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा कोशिका झिल्ली के आर पार गैसीय विनिमय होते हैं, तो वो क्या नाम है उसका, वही विसरण है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादपों में पाए जाते हैं, तो वो है लवक। आगे निम्नलिखित आकृति में दिखाई गई पादप कोशिका में हम अपशिष्ट उत्पाद कहाँ पा सकते हैं, तो कहाँ पर पा सकते हैं, तो ये हम पा सकते हैं आपका तीर 4 द्वारा दिखाए गए चित्र में, यहाँ पर दिखाया जो जा रहा है, यहाँ पर पा सकते हैं। 42 नंबर है कैसेरुकियों की आकृति कोशिका में SER द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है, तो कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है, तो ये अशुद्धियों और विषों का निराविषीकरण। आगे चयनित परागमय झिल्लियाँ वे झिल्लियाँ हैं जो उनमें से किसको प्रवेश की अनुमति देते हैं, तो किसको, तो ये केवल विलायक अणु परंतु विलेय अणुओं को नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्यूलर कंपाउंड इज एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोटिक, तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 85 नंबर माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मदद से पाइरूवेट की विघटन के दौरान कार्बन कितने अणु बनाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मदद से पाइरूवेट के विघटन के दौरान कार्बन के कितने अणु बनाते हैं, तो कितने अणु, तो ये 3 अणु बनाते हैं। 86 नंबर है खाली जगह अनुवांशिक सामग्री के वाहक हैं, कौन है, तो ये जीन होते हैं। आगे ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन कहाँ होता है, ऊर्जा के उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन कहाँ होता है, तो ये कहाँ पर होते हैं, तो ये कोशिका द्रव्य में होते हैं। 88 नंबर है
डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे खाली जगह कहा जाता है। तो क्या कहते हैं? तो वो जीन कहा जाता है। एक अविभाजित कोशिका में डीएनए खाली जगह का भाग के रूप में मौजूद रहता है। तो किसके भाग में? तो ये क्रोमोटिन पदार्थ के। आगे, कोशिका के केंद्रक के अतिरिक्त निम्न में से किन दो कोशिकांगों के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं? तो किसका होते हैं? तो ये लवक और माइटोकॉन्ड्रिया के होते हैं। 91 नंबर है, कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थ और अशुद्धियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देते हैं? तो कौन करते हैं? तो ये अंतर्द्रव्यी जालिका करते हैं। अपने जल में रियो की पत्ती की एक अस्थायी स्लाइड तैयार की है। जब आप स्लाइड की पर चीनी का प्रबल विलयन डालते हैं तो उसमें क्या परिवर्तन दिखाई देगा? तो कौन सा परिवर्तन दिखाई देगा इसमें? तो दिखाई देगा इसमें कोशिकांग जल का उत्सर्जन करेगी, जिसकी वजह से कोशिका के अंदर मौजूद सामग्री सिकुड़कर कोशिका भित्ति से दूर हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 93 नंबर है, ए पार्ट फॉर्म न्यूक्लस ऑफ द सेल विच टू सेल ऑर्गन 94 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर में मौजूद नहीं है जबकि पौधों में यह है? निम्नलिखित में से कौन सा जानवर में मौजूद नहीं है जबकि ये पौधों में है? तो कौन सा है? तो वो होते हैं स्टार्च। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन समाप्त होता है। तो आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक